Hello and welcome back to One Mind Gurukul. This is Sheetal and today we are going to discuss about disease. बच्चे डिजीज में हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले हम एक बारी उसे थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। चलो, हमने पढ़ा था बैक्टीरियल डिजीज क्या होते हैं, यानी जो जीवाणु वाले रोग होते हैं वो क्या होते हैं, और जो हमारे वायरल डिजीज होते हैं यानी जो वायरस से होने वाली बीमारियां होती हैं, विषाणु से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और उनके पैथोजन क्या होते हैं, उनके वेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चा। और हमने प्रोटोजोनल बीमारियों को भी क्या कर लिया था बच्चे, जो प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां हैं उन्हें डिस्कस किया था। ठीक है, सेकंड पार्ट से क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फंगल डिजीज। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जितने भी कैसे रोग हैं। फंगल का मतलब होता है, देखो बच्चा, हिंदी में फंगल को कहते हैं क्या, कवक बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब जी कवक जनित रोग जो होते हैं, यानी वो बीमारियां जो किसके कारण होती हो, जो जितने भी फंगस होते हैं, फंगल होते हैं, फंजाई होते हैं, उनके कारण होते हैं। उन बीमारियों को हम क्या कहते हैं बच्चा, उन्हें कहते हैं हम कवक जनित रोग। ठीक है, आज हम इन्हीं सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक, अब इसमें सबसे पहले आपका हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, रिंगवॉर्म। मैम रिंगवॉर्म क्या होता है बच्चे, कभी भी आपने स्किन पे देखा होगा रिंगवॉर्म को, पहले देखो क्या बोलते हैं बच्चा, दाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, दाद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये कैसे होते हैं मैम, देखो बच्चे ये कुछ इस तरह से होते हैं, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। ये ऐसे ऐसे स्किन पे गोल शेप में यानी सर्कुलर शेप में बन जाते हैं, और ऊपर छोटे छोटे दाने दाने से बन जाते हैं, यानी चकत्ते जैसे बन जाते हैं। अगर आप बात करें मतलब थोड़ा देसी वे में अगर आप बोलते हैं, आम बोलचाल में हम कहते हैं ना भाई देखो हमारी स्किन पे गोल गोल चकत्ते जैसा बन गया, मूली के गोल गोल वो नहीं होती स्लाइस होते हैं, उस टाइप से कुछ बन जाता है स्किन पे, और वो क्या होता है ऊपर उभर जाता है, ऊपर की तरफ उभरी हुई स्किन लगती है हमें। ठीक है, उस पे खाज खुजली लगने लगती, ईचिंग होती है। ठीक है बच्चा, वो क्या होते हैं, वो आपके दाद होता है। ठीक है मैम, ये तो बताइए इसका जो पैथोजन होता है क्या होता है। पैथोजन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, पैथोजन को कहते हैं रोगजनक। और जब हम बात करते हैं कि ये रोगजनक किसके थ्रू हमारे अंदर एंटर करते हैं बच्चे, उसे कहते हैं हम वेक्टर, वाहक। ठीक है, तो बच्चे जब हम बात कर रहे हैं दाद के जो पैथोजन होते हैं वो होते हैं ट्राइकोफाइटोन, और क्या होता है दूसरा, माइकोस्पोरम। ठीक है बच्चा, एंड थर्ड वन इज एपिडर्मेटोफाइटोन। ठीक है, जब कभी भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आप क्वेश्चंस देखेंगे तो बच्चा इससे सबसे ज्यादा होता है, मतलब ये मोस्ट कॉमन सा कवक है, यानी मोस्ट कॉमन फंजाई है जो सबसे ज्यादा क्या करता है, हमें दाद वाली बीमारी करता है, यानी रिंगवॉर्म बनाता है। ठीक है बच्चा, स्किन पे होता है। जब कभी भी कवक की बात आती है ना, कवक जनित जितने भी रोग होते हैं तो वो कौन से होते हैं, हमेशा याद रखना। मैं एक मतलब आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, ये कह सकते हो कि ज्यादातर ना वो हमें स्किन वाले रोग देके जाते हैं, त्वचा वाले रोग देते हैं। ठीक है, हमेशा आपको जब ज्यादातर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना, दाद वाला अगर कभी आया तो आपको देखना कभी भी ये सबसे ज्यादा बार मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में। अब दूसरा बताइए मैम, इसके बीज, इसे क्या बोलते हैं बच्चा, इसके बीज बोलते हैं। इसके बीज को हिंदी में कहते हैं बच्चे खाज। ठीक है, दाद अलग है, खाज अलग है। अब जो खाज होती है ना बच्चा, खाज खुजली दाने दाने से हो जाएंगे, लेकिन दाद का मैम ने आपको क्या बताया, गोल गोल चकत्ते से बन जाते हैं और इस पे दाने दाने से चिपक जाते हैं, और वहीं से स्किन मोटी सी हो जाती है और मोटी होके ऊपर उकर जाती है। ठीक है, अब बच्चों खाज जो होती है ना, बेसिकली इसका जो पैथोजन है वो एस्परीगैलस फ्यूमिगेल्टिस है। मैम ये क्या है बच्चे, ये एक प्रकार के कवक का नाम है, और ये कवक हमें कैसे खुजली करता है या खाज करता है। देखो बच्चा, सपोज आपके स्किन पे आके चिपक गया हवा के थ्रू। ठीक है, ज्यादातर स्किन वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, पता है कैसे होती हैं, ये नमी से होती है। मैम नमी क्या होती है, जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर इन द सेंस, अब मैं बॉडी मॉइस्चराइजर की बात नहीं कर रही कि हमने लोशन लगाया और वो, तो मैम हम फिर लोशन क्यों लगाते हैं, बॉडी लोशन, उसकी बात नहीं कर रहे बच्चे हम। मॉइस्चर इन द सेंस उमस सी हो जाती है ना, थोड़ी सी है ना, ह्यूमिडिटी बन जाती है मौसम में, जब चिपचिपाहट होती है, पसीने हमें चिपक गए, या विंटर्स में क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, पैरों के जो शूज होते हैं, सॉक्स होते हैं, हम धुलते ही नहीं उन्हें, बहुत बहुत दिन तक शूज को पहन रहे हैं, है ना, तो उनमें क्या पनप जाते हैं, ये वाले जो फंगस है ना, ये जो होते हैं आपके कवक, ये पनपने लगते हैं, कई प्रकार के बैक्टीरियाज भी पनप जाते हैं। तो बच्चे वो बेकार है, वो हार्मफुल है हमारे लिए, वो ही हमें क्या कोज करते हैं, इस टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स कोज हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो है बच्चे एस्परीगैलस
फ्यूमिगेल्टिस, ये भी क्या है बच्चा, ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, कवक है। अब मैम ये कैसे होती है खाज? मैम खाज पता है कैसी होती है? लेट सपोज मुझे खाज हो रही है, मुझे दाने दाने पूरे शरीर पे बन गए और खुजली लग रही है, ऐसे ऐसे मैं खाज कर रही हूँ। अब ये कवक क्या होगा बच्चे, ये उड़ जाएगा, ये तुम मेरे पास मेरी स्किन को टच करोगे, तुम में भी चला जाएगा, आप लोगों में चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, इसका संक्रमण होता है, यानी स्प्रेडिंग होती है, पर्सन टू पर्सन स्किन कांटेक्ट में आने पे ये फैल जाते हैं, ठीक है बच्चे। और इसके एज सच कोई वेक्टर नहीं है, यही वेक्टर है इसके, क्या, वायु से फैल जाता है, ठीक है बच्चा। इस तरीके से होती है ये बीमारियां। या उसकी स्किन को टच करके आपने हैंड वॉश नहीं करा है ना, आपने कोई उसे किल नहीं किया, जो भी बैक्टीरिया या कवक जो थे, तो वो क्या करेंगे, वो आपको ऐसी बीमारी लग जाएगी, आपकी स्किन वहां से खराब होने लगेगी। आगे बढ़ो मैम, ये क्या चीज है, ये बाल्डनेस। नेक्स्ट क्या आती है बच्चे, नेक्स्ट डिजीज है आपका बाल्डनेस। बाल्डनेस को हिंदी में हम कहते हैं क्या, गंजापन। गंजापन क्या होता है बच्चे, समझ जाओ। अब सारी की सारी खोपड़ी क्लीन हो जाएगी आपकी, ठीक है, एकदम चिकनी हो जाएगी। अब क्या करें मैम, किससे होता है, इसका पैथोजन क्या है बच्चे, इसका एज सच कोई पैथोजन नहीं है, मतलब इसका जो वेक्टर है ना, बेसिकली पता है कैसे होता है, एक टेनिया कैपाटिस। ये भी क्या है बच्चे, ये भी एक प्रकार का कवक है, ठीक है, क्योंकि इसके जो कारण है वो क्या है, ये एक प्रकार का कवक है, उस कवक का नाम क्या है, टेनिया कैपाटिस, ठीक। इस कवक के कारण हमें किसके थ्रू होता है बच्चे, ये डैंड्रफ। अच्छा मैम ये बताइए, ये जो डैंड्रफ है, ये डैंड्रफ क्या है, डैंड्रफ भी बच्चे एक कवक होता है हमेशा। अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है, कैसे आता है, डैंड्रफ जो है वो बैक्टीरिया है या वायरस है या क्या है, मतलब प्रोटो जो है, या ये कोई आपका फंजाई है बच्चे, ये आपका कवक है। देखो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो गया, ठीक है। तो आप आगे से क्या बोलेंगे भाई, डैंड्रफ एक कवक है। अब एक बात बताइए मैम, ये कैसे होती है ये वाली बीमारी बाल्डनेस, इसका कोई वेक्टर है क्या बच्चे, इसका एज सच कोई वेक्टर नहीं है। इसका स्किन के मेन कॉजेस मैंने अभी आपको बताए थे, नमी होना या बहुत ज्यादा गर्मी हुई, पसीना आया, फिर नमी बन गई हमारी खोपड़ी में या हमारी स्किन पे, है ना। तो गर्मी और ज्यादा नमी दोनों ही इनके कॉजेज होते हैं। मैम ये तो बताइए डैंड्रफ, अब डैंड्रफ को ये बताओ बच्चे, मैं डैंड्रफ को ये बोल सकती हूँ कि ये वेक्टर है? नहीं बच्चा, क्योंकि डैंड्रफ आप एक दूसरे के सिर में ट्रांसफर थोड़ी ना करते हो, आपने कभी देखा है क्या ऐसे, आपको ये खुद ही कोज होती हैं चीजें, ठीक है। अब डैंड्रफ क्या करता है बच्चे, डैंड्रफ का साइंटिफिक नेम ये है, क्या है बच्चा, टीनिया कैपाटिस, और ये एक कवक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट वन क्या है बच्चा, एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट, अच्छा इसका देखो ध्यान से देखो, ये जो फुट टर्म आए है ना, समझ जाना ये पैरों में होती होगी, ये बीमारी कहाँ पे होगी बच्चे, ये पैरों में होगी हमेशा। अच्छा एथलीट फुट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में भी, एथलीट फुट ही बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब मैम आगे बढ़िए, आगे बताइए इसका पैथोजन क्या है बच्चे, इसका जो पैथोजन है, इसका भी एज सच कोई पैथोजन तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एक कवक। उस कवक का नाम क्या है बच्चा, टेनिया पेडिस। क्या बोलते हैं बच्चे उसे, टेनिया पेडिस या टेनिया पेडिस, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये क्या बताया मैम ने, ये कवक है एक तरह का, ठीक। अब ये कैसे आता है हमारे पैरों में, सपोज अभी आपने शूज पहने हुए, पसीने आ गए आपको, ठीक, पसीने आए, नमी बन गई शूज में, हमने सॉक्स पहनी हुई है, मतलब वहां पे क्या हुआ, वहां पे नमी बन गई। या आप समझो कैसे कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी का सीजन है, और तब भी आपको पसीने आ गए, तो इसके कॉजेज जो है ना बच्चे, वो नमी और गर्मी दोनों ही है, तो वहां पे क्या पनप जाएगा, वहां पे टीनिया पेडिस नाम का ये जो कवक है ना, ये पनप जाएगा, और आपको कौन सी बीमारी कर देगा, ये कर देगा एथलीट फुट नाम की बीमारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे अब। अच्छा इसलिए तो बोलते हैं अपने शूज को ना हमेशा धो, साफ रखो, एकदम स्वच्छ रखो, और उन्हें धूप पे जरूर सुखाना चाहिए। मैम धूप पे क्यों सुखाएं, क्योंकि बच्चे धूप जो है ना वो एंटीबैक्टीरियल होती है, ठीक, एंटीबैक्टीरियल यानी जितने भी छोटे मोटे माइक्रोजम होते हैं ना, जितने भी छोटे मोटे कीटाणु होते हैं, उन सबको किल करती है वो, ठीक है। कभी भी हम बोलते हैं ना कि भाई अपने जो गारमेंट्स है इस टाइप के, जो हम इनर गारमेंट्स होते हैं जैसे सॉक्स है, इन सबको धूप में जरूर सुखाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए मैम, अस्थमा। अस्थमा क्या होता है बच्चा, ये एक सांस वाली बीमारी होती है, ठीक। इसका पैथोजन क्या है मैम, ये तो बताइए। इसका पैथोजन बच्चे
एज सच कोई पैथोजन नहीं है, बट इसके लिए एक कवक रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा रिस्पॉन्सिबल है कवक बच्चे? एस्परगिलस फ्यूमिगेल्टिस। ठीक है बच्चे, ये होता है और ये क्या है? एक तरह का कवक है। मैम इसका वेक्टर कौन है? किसके थ्रू ये हमारे अंदर आता है? बच्चे ये पता है कैसे आता है? सपोज बहुत ज्यादा नमी है, नमी आई, आपको क्या हुआ? थोड़ी बहुत सर्दी लगी, आपके गले में कुछ खराश सी हुई, इस तरीके से आपको क्या पनप जाएगा? ये वाला जो फंजाई है, तो ये क्या जाएगा? ये कवक आपके गले में चला जाएगा। या क्या होता है, कई बार जेनेटिक्स होता है, जैसे टीबी होता है ना, तो ये भी क्या होता है? एक तरीके से जेनेटिक डिजीज भी होता है। ये कैसे? सपोज कोई एक मदर है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उन मदर को क्या है? उन्हें अस्थमा बीमारी है। ठीक बच्चे, अब जो आने वाला न्यूबॉर्न बेबी होगा, उसको भी अपनी माँ से क्या बीमारी लग के आएगी? उन्हें अस्थमा लगा हुआ आ जाएगा उस बच्चे को। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस वजह से कि एक प्रकार से जेनेटिक्स भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है माता को, माँ को जो मदर है उसे है या नहीं है ये बीमारी। ठीक है, अब मैम आगे बताइए और कैसे होता है? बच्चे ये प्रदूषण से भी होता है। मैम प्रदूषण से कैसे होता है ये तो बताओ। बच्चे धूल मिट्टी के कण होते हैं ना, जाके गले में खुजली सी कर देंगे, है ना, और ये वाला जो कवक होता है उसके साथ ये भी चला जाएगा। अब बच्चे होती कैसे है ये बीमारी, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो बच्चों, ये होती है हमारी विंड पाइप। क्या होती है बच्चा? विंड पाइप। अब विंड पाइप को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये है हमारी वायु नलिका। क्या बोलते हैं बच्चे? वायु नलिका। वायु नलिका बोले तो जिससे हमारी सांस हम लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, हम जो पर्यावरण से लेते हैं, क्या हम ऑक्सीजन लेते हैं, वायु लेते हैं? बच्चे जब कभी भी हम इंटेक करते हैं ना, हम पूरी वायु को इंटेक करते हैं। अब वायु में तो कॉम्पोजिशन है सारी गैसेस का। ठीक, फिर जब हमारे फेफड़ों को किसकी जरूरत है? हमारे फेफड़ों को जरूरत होती है O2 की। तो हम क्या कंज्यूम कर लेते हैं? हम उसमें से छांट के फिल्टर करके हमारे फेफड़े क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। फिर ठीक, तो बच्चे जब वायु नलिका में वायु आती है ना, इस वायु के थ्रू क्या आता है? ये वाला जो अभी मैंने आपको क्या बताया था, एस्परगिलस फ्यूमिगेल्टिस कवक बताया था, वो इसके थ्रू हमारी विंड पाइप में आ जाएगा। और ये कवक ऐसे ऐसे इस विंड पाइप की वॉल पे जो ये पेशी होती है, ये मसल्स की होती है, जो लाइन, ये जो विंड पाइप होती है, यहाँ पे चिपक जाएंगे आके। जब ये चिपक जाएंगे तो क्या करेंगे? ये यहाँ पे खुजली सी उत्पन्न करते हैं हमारी विंड पाइप में। ठीक, उसी वजह से हमें क्या सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्लॉक कर देते हैं। इतने ज्यादा जमा हो जाएंगे ये वाले कवक कि ये हमारी विंड पाइप को ब्लॉक कर देंगे। जब विंड पाइप ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा बच्चा? उससे हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में दिक्कत इन द सेंस हम O2 ऑक्सीजन को ठीक से ले नहीं पाएंगे, इनटेक इनहेल नहीं कर पाएंगे अंदर उसका। ठीक है, और इस प्रकार से हमें कैसा लगेगा? हमें दम घुटा हुआ लगेगा, हम प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, और इसी से पता चलता है कि हमें क्या हो गया? अस्थमा हो गया। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ जब टर्म आता है ना, कभी भी देखो यहाँ पे समझो इसे, जब कभी भी आपका ये टर्म आए ना प्रोटोजोआ, तो ये होते क्या है बेसिकली? प्रोटोजोआ बच्चे एक तरह के परजीवी, ये एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये भी बैक्टीरिया मतलब कीटाणु। ठीक है, कैसे बैक्टीरिया होते हैं? ये परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? परजीवी। अब मैम परजीवी क्या होता है ये बताइए आप। बच्चे परजीवी पता है क्या होता है? देखो, पर का मतलब होता है क्या? अदर, मतलब अदर मतलब दूसरे। ठीक है, और जो जीवी होता है ना, ये जो जीवी का मतलब होता है, इसका मतलब लिविंग थिंग, यानी जीव, कोई ऐसा जीव जो क्या हो? जो दूसरों पे निर्भर हो। अब मैम ये कैसे रहते हैं दूसरों पे निर्भर, ये बताइए मैम। देखो बच्चे, ये दूसरों पे निर्भर इस प्रकार से रहते हैं, मतलब या तो किसी की बॉडी में जाते हैं ये, ठीक है, और उस बॉडी में जाने के बाद क्या करेंगे? उन्हें बीमार कर देंगे, यानी उनका खून चूसेंगे, या तो उनका खून पीते हैं, और क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं भाई। ठीक है, खून कोई क्यों पिएगा? जब अपना पेट भर रहा होगा, उसे कमी लग रही होगी। ठीक है, या फिर ये उस अदर बॉडी में जाके क्या करते हैं? उनकी क्या खाएंगे? ये उनकी जो मतलब आते होते हैं, कुछ होते हैं, उनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और उन्हीं की वजह से हमें क्या हो जाती है? बीमारियां होती हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ ज्यादातर ये सारी की सारी जो बीमारियां है ना, ये सब किससे कॉज होने वाली है? किसी भी प्रोटोजोआ से। और वो प्रोटोजोआ कैसे होंगे? वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ठीक है, अब बच्चे सबसे पहले जो हम डिजीज देखते हैं वो क्या है? मलेरिया।
मैम मलेरिया कैसे होता है ये बताइए। बच्चे मलेरिया मोस्ट कॉमन सी डिजीज है, अब बरसात आएगी आगे तब बड़ा होगा ये, डेंगू और मलेरिया। मैम होता कैसे है बच्चे, इसका जो पैथोजन होता है ना वो प्लाज्मोडियम नाम का पैथोजन होता है, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम जो होते हैं बच्चे ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? 4 प्रकार के। दे आर 4 काइंड्स ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम क्या है बच्चे, ये एक परजीवी है, यानी क्या हुआ ये प्रोटोजोआ है, ठीक। अब ये वाले जो प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है, जो सबसे ज्यादा मलेरिया फैलाता है या बीमारी करता है, वो कौन सा है? वो है बच्चे ये वाला जो आपके सामने ग्रीन पेन से लिखा है। इसको क्या बोलते हैं? फाल्सीपेरम, ठीक है। ये फाल्सीपेरम नाम का जो प्लाज्मोडियम है ये सबसे ज्यादा आपको क्या करता है? बीमारियां करता है, ठीक है बच्चे। अब आगे बताइए मैम ये फैलता कैसे है मलेरिया? बच्चों ये एक मच्छर होता है, कौन सा? एक फीमेल मच्छर होती है, एक फीमेल मॉस्किटो होती है जिसका नाम क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है बच्चे। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है बच्चा। चलो मैम आगे आइए, नेक्स्ट वन कौन सा है? नेक्स्ट वन कौन सा है बच्चे? स्लीपिंग सिकनेस, या इसी स्लीपिंग सिकनेस को हम दूसरा नाम से वो पूछता है आपसे एग्जामिनर, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इसी बीमारी को दूसरा नाम क्या है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और इस बीमारी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? हिंदी में भी इसका यही नाम होगा, लेकिन इसको ये करके पूछ लेता है आपसे, कैसे? बताओ उस बीमारी का, उस रोग का नाम बताओ जिसमें बहुत ज्यादा नींद आती है। तो बच्चे इस बीमारी को हम इस नाम से भी जानते हैं कि इसमें ज्यादा नींद आने वाली बीमारी है, यानी बहुत ज्यादा नींद आएगी लंबे समय तक, ठीक है बच्चों। अब इसको जो कॉज करता है वो कौन सा परजीवी है बच्चे? इसका जो पैथोजन है वो ट्रेपनोसोमेना परजीवी, इस नाम का प्रोटोजोआ है। कौन सा? ट्रेपनोसोमेना, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट ये बताइए मैम इसका वेक्टर कौन है, मतलब किसकी वजह से ये हमारी बॉडी में आता है? क्या ये जो ट्रेपनोसोमेना नाम का परजीवी है ये किस थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है? तो बच्चे ये सीसी फ्लाई नाम की जो मक्खी होती है उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, प्रवेश कर जाता है। मैम ये सीसी क्या नाम बता रहे हो बच्चे? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इस मक्खी का नाम बहुत बार पूछा है, मतलब इसके वेक्टर का, ये जो बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, ये इस बीमारी का जो वेक्टर है बहुत बार पूछा जाता है आपसे, एसएससी में तो बहुत बार पूछा गया है। तो बच्चे इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं? सीसी, और हिंदी में भी क्या बोलते हैं? सीसी मक्खी, ठीक है बच्चा। तो ये सीसी फ्लाई जो है ये इसका मेन कारण होता है। नेक्स्ट वन कौन सा है मैम? तो नेक्स्ट वन इज एलिफेंटियासिस, या इसे क्या बोलते हैं? इसी बीमारी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? फिलारियासिस, ठीक है। अभी दोनों ही नाम से आपसे वो पूछ सकता है। इसको बच्चे, इस बीमारी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाथी पांव। अब आप यहाँ से एक आइडिया, आपको एक हिंट मिलेगा, कौन सा वाला? कि हाथी पांव से क्या पता चल रहा है? पांव कैसा हो जाएगा हमारा? हाथी के आकार का। हाथी कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। हाथी के पांव भी बहुत बड़े होते हैं, यानी इस बीमारी में क्या होता होगा? इंसान के जो पांव है वो बड़ा हो जाता होगा, उसमें सूजन आ जाती है, ठीक। और इसमें कोई एक ही पैर बड़ा होता है, दोनों पैरों में एक साथ नहीं होती है बीमारी बच्चे। कोई भी एक पांव आपका बड़ा हो जाएगा, उसका साइज इतना एनलार्ज हो जाएगा कि वो 70-80 किलो का हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है बच्चे? चलो इसका पहले आप ये देखिए पैथोजन क्या है? वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी। जो ये वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी नाम का क्या होता है बच्चे? परजीवी है। इस नाम के परजीवी से क्या होता है हमें? एलिफेंथियासिस, या दूसरा क्या होता है बच्चा? फिलारियासिस, ठीक है। अब बच्चों ये किसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है ये बताओ? यानी इसका वेक्टर जो है वो क्या है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। अच्छा नाम जो है बच्चे वो तो ये है, कौन सा? क्यूलेक्स मच्छर, लेकिन जेंडर याद रखना, फीमेल बताया मैंने, ठीक है। ऐसे ही मलेरिया में भी कौन सा था? मादा एनाफिलीज, ठीक बच्चा, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक। अब बच्चे आगे आइए, नेक्स्ट वन इज काला अजार। काला अजार में ये कैसी बीमारी है बच्चे? इसको हिंदी में कहते हैं क्या? दम बुखार, ठीक है। और ये जो नाम मैं आपको बता रही हूँ ना,
इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में ही एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि आपको एग्जामिनर दोनों तरीके से देता है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दमदम बुखार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कालाजार। अब इसका पैथोजन क्या होता है मैम कालाजार का या दमदम बुखार का पैथोजन क्या है, यानी इसका जो रोगजनक है वो क्या है बच्चे, वो होता है आपका एक परजीवी जिसका नाम क्या है, लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है बच्चा, ये एक परजीवी होता है। तो ये परजीवी किस में जाएगा, किस में मिलता है, ये रेत में रहने वाली एक मक्खी होती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसे कहते हैं इंग्लिश में सैंड फ्लाई, ठीक है। अब ये जो मक्खियां होंगी रेत में रहेंगी और इन मक्खियों में क्या आ जाएगा, लेशमानिया डोनोवानी, और ये मक्खियां जब किसी भी इंसान पे आएंगी, काटेंगी या उस पे आके मतलब बैठेंगी तो हमें क्या बीमारी कर जाएंगी, दम बुखार। अच्छा बच्चे, इसके कुछ लक्षण है, ये भी सीधा हमारे ब्रेन पे अटैक करता है, ठीक है, ब्रेन पे अटैक करता है ये वाला जो मतलब ये जो लेशमानिया डोनोवानी होता है ना, ये हमारे ब्रेन में चला जाता है और इससे क्या होता है, ये कई बार हमारी मेमोरी लॉस हो जाएगी, हम इरिटेटिंग बिहेवियर के हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा हमें, ठीक है, और फीवर भी होने लगता है क्योंकि बुखार है। अच्छा, ये वाला जो बुखार होता है ना बच्चा आपका, ये बुखार ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबे समय तक तो चलता है, लेकिन रुक रुक के चलता है, ऐसे नहीं कि आपको 20 दिन तक लगातार बहुत तेज बुखार आता है इसमें, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहता कि 4-5 दिन तक हो गया, बीच बीच में रुक रुक के चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दम बुखार, ठीक है। नेक्स्ट वन कौन सा है मैम, डायरिया। मैम ये कैसे होता है, इसका जो पैथोजन होता है ना, यानी जो रोगजनक है, जो इसका कारण है रोग का, वो कौन करता है, एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका। अब ये परजीवी हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, कोई भी लिक्विड उठा लो, चाहे वो पानी हो या कोई जूस हो या कुछ भी ऐसा जो लिक्विड फॉर्म में द्रव है जिसे हम पीते हैं, उसके थ्रू होता है। कैसे होगा मैम ये तो बताइए बच्चे, आप उघड़ा हुआ रख देना उस चीज को, किसको, जैसे सपोज उघड़ा हुआ पानी है, ढका हुआ नहीं है वो, ठीक है, उस पानी में क्या होगा, एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका आ जाएगा, ठीक है, और हम उस पानी को पी जाएं अगर, या कोई ऐसा पानी है नदी तालाब का कुछ ऐसा जो गंदा है, उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी, ठीक, और हम उसे पानी से मुंह धो रहे हैं कुछ भी, वो हमारे मतलब हमने पी लिया है, वो हमारे पेट में जाएगा और पेट में जाके क्या करेगा बच्चे, वो हमारी छोटी आंत में संक्रमण करता है, यानी इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। अब इन्फेक्शन जब छोटी आंत में होता है बच्चे, छोटी आंत में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा भोजन होता है, अब पाचन होता है वहां पे, तो बच्चे खाने का पाचन नहीं होगा, यानी खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता ना, पता है क्या होता है, फिर वो खाना या तो उल्टी बन के वापिस गले में से बाहर निकलेगा मुंह के थ्रू, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, वो खाना पचा नहीं, वो पेट में सड़ गया और उसके क्या बन जाएंगे बच्चा, ये उसके दस्त लग जाएंगे, क्योंकि हमारे खाने को क्या नहीं करेगा, डाइजेस्ट नहीं होने देगा। और क्या होगा, कई बार हमारी छोटी आंत में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो जो मतलब मल होता है हमारा, उसके थ्रू क्या होने लगता है, उसके साथ खून आने लगता है, ब्लीडिंग भी हो जाती है, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं डायरिया को, कि दस्त लग गए, उल्टी हो गई, वो इसी वाले परजीवी, इसी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है बच्चा, पायरिया। पायरिया क्या होता है बच्चे, पायरिया होता है दांतों की बीमारी, इसका पैथोजन है एंटोअमीबा गिंगविट्स नाम का जो परजीवी होता है, वो हमें कौन सी बीमारी कर देगा, पायरिया नाम की बीमारी। कहाँ पे होती है, ये मसूड़ों में होती है, ठीक है। अब आगे चलो मैम, इसका जो वेक्टर होता है ना, वो किसके थ्रू, मतलब वेक्टर कौन इसे हमारे अंदर लाता है, वो किसी भी खाने के द्वारा आता है। कैसे, सपोज तुमने कोई ऐसा खाना खा लिया जिसमें क्या प्रेजेंट था, जिसमें एंटोअमीबा गिंगविट्स नाम का परजीवी प्रोटोजोआ प्रेजेंट था, और हमने वो खाना खा लिया, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें पायरिया हो जाएगा। अच्छा बच्चे, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे जो मसूड़े होते हैं ना, हमारे जो गम्स होते हैं, देखो बच्चों, मसूड़ों को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं गम्स। अब इन गम्स में क्या होगा, इनमें सूजन आ जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चे, सूजन आ जाएगी, और कई बार इनसे क्या होने लगता है, पस बन जाता है। पस बोले तो मतलब एक व्हाइट सा लिक्विड वाला मटेरियल बन जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा मैम, इसमें ब्लीडिंग होने लगती है, समटाइम्स क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, यानी खून निकलने लगता है, ठीक है। और हमारे मसूड़े दुखते हैं, खाने पीने में दिक्कत आएगी हमें, ठीक है। तो ये कुछ जो डिजीज थे, कौन से थे, ये सब थे आपके प्रोटोजोनल डिजीज। अच्छा बच्चे, एक चीज यहाँ पे नोट करना,
मलेरिया डे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। 25 अप्रैल, इसको हम क्या बनाते हैं, मलेरिया डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बच्चे, इसे हम मनाते हैं। और अभी अप्रैल आने वाला भी है, तो आप देख लेना, आगे आएगा, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक का हिंदी का मतलब होता है क्या, इसको कहते हैं आनुवांशिक। ठीक है, पहले एक चीज को आप ध्यान से समझो, क्योंकि जेनेटिक्स के में क्या पढ़ते हैं हम, आनुवांशिकता को पढ़ते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा क्या मतलब सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स सबसे ज्यादा जो मतलब मेनली डिपेंड है वो किस पे है, आनुवांशिकता पे। और आनुवांशिकता किसके द्वारा एक दूसरे में जाती है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, गुणसूत्र बोलते हैं इनको हम हिंदी में। तो गुणसूत्रों के द्वारा ही तो हमारा क्या होता है, एक दूसरे के ऐसे ऐसे सूत्र या ऐसे रिसोर्सेस जिनके द्वारा हमारे जो गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हो, ट्रांसफर होते हो, एक दूसरे में जाते हो। ठीक है बच्चा, उसे क्या बोलते हैं हम, गुणसूत्र बोलते हैं, और इंग्लिश में क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब बच्चों इसको अच्छे से समझेंगे हम कि क्रोमोसोम्स होते क्या है एक्चुअल में। देखो बच्चे, मानव यानी ह्यूमन में जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, मानव में कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं बच्चे। ठीक है, 23 जोड़ी बोलते हैं या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं, किसमें, मानव में, मनुष्य में। ठीक है बच्चों, और कभी भी जो गुणसूत्र होते हैं ना, एक चीज और याद रखनी है आपको, कौन सी मैम बताइए, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो कभी भी ऐसे नहीं होता, मतलब मैं ये कभी नहीं बोल सकती कि एक गुणसूत्र, बच्चे एक गुणसूत्र नहीं होता कभी भी। क्या बोलते हैं हम, एक जोड़ी गुणसूत्र, या क्या बोलेंगे, 2 गुणसूत्र, यानी 2 को जोड़ के क्या बनता है, एक जोड़ा बनता है। ठीक है, समझ में आया, एक जोड़ी बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इससे क्या पता चला कि जो गुणसूत्र होते हैं ना वो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, जोड़ी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, पेयर। अब आगे इन्हें कैसे डिवाइड करते हैं बच्चे, इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में आपके क्या होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोसोम्स, हिंदी में भी ऑटोसोम्स इसको बोलते हैं हम, और दूसरे क्या होते हैं बच्चों, एलोसोम्स होते हैं। देखो बच्चे, ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ये वो वाले कॉमन 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं जो लड़की और लड़कों में कॉमन होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कॉमन होते हैं, किसमें, ये 22 जोड़ी जो होते हैं कॉमन होते हैं लड़कियों में भी और किसमें, जो मेल्स होते हैं यानी लड़कों में भी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके कॉमन। मैम आगे आइए, 22 तो यहाँ पे हो गए आपके पूरे। ठीक है मैम, अब इस 22 में से 23 थे टोटल, 23 में से 22 तो यहाँ पे आ गए जो किसमें, लड़की लड़कों में कॉमन है। अब आगे एक जोड़ा बचा आपका, यानी एलोसोम्स कितने होते हैं, एक पेयर होता है, और एक पेयर में कितने होते हैं बच्चे, अभी तो बताया 2 होते हैं। ठीक है, अब बच्चे ये जो 2 होते हैं ना, हम इन्हीं को आगे डिस्कस करेंगे। जब 2 जो है ना, ये वाले जो 2 हैं, ये 2 कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं या एक्स वाई होते हैं। अब जो एक्स एक्स होते हैं बच्चे, ये जो एक्स 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 वाई वाले होते हैं, पहले एक्स वाई देखो आप, ये मेल्स में होते हैं। मेल्स में कैसे होते हैं, 44 तो कॉमन हो गए ये वाले, ये रे मैम। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एलोसोम के, ध्यान रखना। अब जो ये 44 कॉमन है, ये तो ऑटोसोम्स है। ठीक है, अब मैम ये जो एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई क्या डिनोट करते हैं कि ये मेल के हैं, यानी किसी पुरुष के हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ये किसी आदमी के हैं। तो 44 कॉमन जो है ये तो ऑटोसोम्स हुए, और जो ये एलोसोम्स होते हैं ये एक्स वाई टाइप के होते हैं। अच्छा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, एक्स वाई बोला मैंने, ठीक, ये मेल्स में होते हैं। ये चीज समझ में आई। आगे आइए मैम, अब यही वाला जो जोड़ा होता है, ये एक पेयर, ये फीमेल में भी होगा, बिल्कुल होगा मैम। कैसे होगा, 44 तो ये वाले कॉमन आ गए ये रे, यानी 22 कह दो या 44 बोल दो, तो 44 तो कॉमन है, किसमें, पुरुष में भी और महिलाओं में भी। ठीक है मैम, अब इसमें कैसे हम पता करें कि मेल के या फीमेल के बच्चे, जो ये एक पेयर होता है, मेल में तो अभी बताया एक्स वाई होता है, और फीमेल में कौन सा होता है, एक्स एक्स वाला होता है। ठीक है बच्चा, यहां तक ये चीज समझ में आई। और हाँ, जो मेल वाले जो एलोसोम्स होते हैं, ये जो होते हैं,
यही डिसाइड क्या करते हैं बच्चे, ये हमारा लिंग निर्धारण करते हैं कि होने वाला बेबी क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। वो मेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उससे पता चलता है, और मेल में कौन से होते हैं बच्चे, XY टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को ठीक से आप देख लेना, मैंने एक एक आपको 1 बाय 1 समझाया है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक तो होते हैं एटोसोम्स और दूसरे क्या होते हैं बच्चों, एलोसोम्स। ऑटोसोम की बात करते हैं तो ये 22 जोड़े होते हैं, या 22 जोड़े को, ये तो जोड़े की बात हुई। अगर हम इन्हें वैसे बोले मतलब बिना जोड़े के तो कितने हो जाएंगे, 44 होंगे। और ये 44 कॉमन है यानी सामान्य है, ये किस में होंगे, लड़की में भी होंगे 44 और लड़कों में भी होंगे। मैम एक बच गया इस 23 में से, 22 तो यहाँ पे आ गए, वो एक कौन सा था, एक पेयर होगा। या एक पेयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि अभी क्या बताया था, 2 को मिलाकर एक पेयर बनता है। ठीक है बच्चे, अब मैम ये जो 2 होते हैं इन्हीं में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, आगे जो हम डिजीज पढ़ेंगे, या ये जो 2 होते हैं इन्हीं की वजह से लिंग निर्धारण होता है। अब इन 2 में से क्या होता है बच्चे, ये XY वाले तो लड़के के होते हैं, 44 तो कॉमन थे, और XX वाले फीमेल के होते हैं। और लिंग का जो निर्धारण होता है, देखो लड़कियों में तो सेम है, ठीक है, लड़कों में एक डिफरेंट है, Y वाला है, और ये XY जो है ना लड़के वाले, ये ही लिंग का निर्धारण करते हैं। अभी तक ये चीज बताई है आपको, ठीक है। चलो अब हम बीमारियां पढ़ेंगे बच्चे। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम एक डिजीज पढ़ेंगे, किसका, जेनेटिक डिजीज। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में कहते हैं हम वर्णांधता। अब बच्चों इसी से पता चल रहा है, वर्ण का मतलब होता है क्या, रंग, ठीक है, कोई भी रंग, और अंधता का मतलब तो क्या होगा, अंधा हो जाना यानी दिखना नहीं, उस कलर की पहचान ना होना। अब बच्चे ये कैसी बीमारी होती है, ये जन्म से आती है, ठीक, जेनेटिक होती है। सपोज कोई मदर है, उसका बेबी है, तो क्या होगा, मदर को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है सपोज, तो उसका जो बच्चा होगा ना उसको भी क्या आ जाएगी, उसको ये बीमारी बचपन से आ जाएगी, बाय बर्थ आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चे अगर हम कलर ब्लाइंडनेस वाली बीमारी की बात करें तो ये 8% तो मेल्स में देखने को मिलती है हमें, मतलब आप कह सकते हो कि जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा होती है, और 0.4% ये किसमें देखने को मिल जाती है, फीमेल्स में, यानी जो हमारी महिलाएं होती हैं। ठीक है, अच्छा पहले एक चीज देखो आप, जो ये होते हैं ना, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, धागे नुमा संरचना के होते हैं। ठीक, ये क्या होगा आपका, ये तो होगा क्या, गुणसूत्र है ये, लेकिन इसके ऊपर ना ऐसे इस तरीके से बड्स होती हैं, बड्स बोलते हैं, और बड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलिकाएं। अब यहाँ पे इस तरीके से बड्स चिपकी हुई होती हैं, ये आपका क्या होता है, धागे नुमा संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब इनके ऊपर क्या चिपके हुए होते हैं, ऐसे ऐसे ये बड्स होती हैं, और इन बड्स को क्या बोलते हैं बच्चे, मतलब कलिकाएं होती हैं। ये क्या होते हैं बच्चा, ये होती है जीन्स। जीन्स को हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं, जीन ही बोलते हैं। अच्छा, ये जीन क्या होता है, ये एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो मैम, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। प्लस एक चीज और अभी बताई थी मैंने, ये किसमें होते हैं, पेयर्स में होते हैं हमेशा। ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से एक बना के दिखाया था, लेकिन ये हमेशा कैसे होता है, ये बच्चे आपको पेयर्स में मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी अभी, जो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं ना, यानी जो एक्स वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें क्या हो जाता है, इनकी जीन्स में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, यानी इनमें कुछ कमी आ जाती है, कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, ये वाला रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर ठीक, कलर को हिंदी में कहते हैं बच्चों रंग। ठीक है, रंग कैसे देखती है हमारी आंखें, वो देखो। अब आप, हमारी जो आंखें हैं क्या करती हैं, आंखें दिखाती हैं भाई कलर को, ठीक है, सबको पता है, आंखें दिखाती हैं किनको, इन वाले कलर्स को। ठीक है, अब जब ये आंखें कैसी होती है, हमारी आंखों में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। कैसी होती है बच्चे, 2 तरह की सेल्स होती हैं। अच्छा बच्चा, सेल्स को हिंदी में कहते हैं क्या, कोशिका। ठीक है बच्चे, अब जो आंखों की कोशिका की बात कर रहे हैं तो क्या होंगी, वो जुड़ के बना रही होंगी आंख। ठीक, तो 2 तरह की सेल्स होती हैं, 2 टाइप्स की कोशिकाएं होती है, किसमें, हमारी आंखों में। एक तो होती है आपकी कौन सी, कोन सेल्स। अच्छा बच्चा, कोन सेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु
कोशिकाएं। अब ये क्या होती है मैम, ये भी बताना। शंकु कोशिका क्या होती है ये भी बताइए अब आप हमें। और दूसरी वाली कौन सी होती है बच्चे, देखो ये फर्स्ट वन हुई, ये आपकी सेकंड वन हुई, ठीक है। ये कौन सी होती है बच्चा, रोड सेल्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं। ठीक बच्चे, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ भाई, अगर ये सब चीजें समझ में आ रही है ना, जल्दी जल्दी से एक अच्छा सा लाइक चिपका दो, और हाँ, ये वन माइंड गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, चलो आओ वापिस अपने काम पे। अब बच्चे ये क्या था, कौन सेल्स को क्या बताया मैंने, शंकु कोशिकाएं। ये जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, इनका काम बेसिकली होता है क्या, रंग को दिखाना। क्या करती है ये, हमें ये रंग को दिखाती हैं। अगर इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, कोई भी परेशानी हुई, इन्हीं में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो ये क्या करेंगी, ये हमें रंग को नहीं दिखाएंगी, ठीक है। और वर्णांधता किस तरीके से होती है ये मैंने आपको बता दिया। एक्स लिंक्ड जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होने से होती है। हमारी आंखें कैसे हमें रंगों को दिखाती हैं ये मैंने आपको समझाया। आंखों की जो वो वाली सेल्स हैं जो रंग को दिखाती हैं, उन्हीं में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा तो बच्चे हमें रंग दिखेगा ही नहीं। ये चीज कब होती है, ये बचपन से आती है। और जो चीज बाय बर्थ हमें मिलती है तो क्या होता है बच्चा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज, ठीक है। अब बच्चों कलर भी पता है कौन से वाले नहीं दिखते हैं, प्राथमिक कलर जिनको हम बोलते हैं, कौन से होते हैं, देखो RGB, आर बोले तो रेड, ग्रीन, जी बोले तो ग्रीन भी नहीं दिखता है इसमें, ठीक है बच्चे। और जो ब्लू होता है ना, वो भी आपका नहीं दिखता है। ये 3 कलर मेनली इस बीमारी में जो रोगी होता है इससे ग्रसित, वो इसको देख नहीं पाता इन तीनों कलर को। बच्चों इसके लिए ना एक टेस्ट होता है, कैसे पता चलेगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, इसके लिए टेस्ट होता है इशिहारा। क्या होता है बच्चा, इशिहारा। इशिहारा नाम से ना, इसको हिंदी में भी इशिहारा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इशिहारा, ठीक है। अब बच्चे एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, कौन सी बात, जब कभी भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है, उनका कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है बच्चे। बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, अब देखो बच्चे, हीमोफीलिया एक डिजीज होता है, कौन सा, या डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। तो ये वाला जो हीमोफीलिया नाम का जो बीमारी है ना, ये भी कैसे होती है, जो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या आ जाता है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, कोई डिसऑर्डर आ जाता है, किसमें, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स में, यानी जो एक्स वाले क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें आ जाता है कोई डिसऑर्डर, ठीक है बच्चा। आगे बच्चे पहले ये देखो इसको ध्यान से, हीमोफीलिया को हिंदी में हीमोफीलिया ही बोलते हैं, ये रहा आपका, ठीक है। और इस बीमारी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, रॉयल डिजीज। ये रॉयल डिजीज को ना लिख के, वो रॉयल डिजीज भी लिख के दे देगा कई बार आपको, क्या लिख देगा, रॉयल रोग लिख देगा या रॉयल बीमारी लिख देगा। और एक और नाम बोलते हैं क्या, शाही बीमारी, क्योंकि रॉयल का हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चे, शाही बोलते हैं। मैम ऐसा क्यों है कि इसे शाही बीमारी बोल रहे हैं, एक तो ये बीमारी है, ऊपर से आप इसे शाही भी बोल रहे हो। बीमारी बड़ी कभी शाही हो सकती है क्या, बीमारी तो बेकार चीज होती है। बच्चे देखो इसे शाही बीमारी क्यों बोलते हैं, इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, अब इनकी फैमिली में फर्स्ट टाइम ये बीमारी देखने को मिली थी, इस वजह से यही एक कारण है कि इसको एक दूसरे नाम से जाना गया, शाही बीमारी या रॉयल डिजीज, ठीक है। अब बच्चे सब पूरी दुनिया में इनकी जो ये फैमिली है ना, ये रॉयल फैमिली के नाम से फेमस है, ठीक है, रॉयल परिवार के नाम से। आगे आइए मैम, ये बीमारी होती कैसे है, आपको मैंने कारण बताया, एक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कोई डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बच्चे आगे देखो इसमें क्या होगा। अच्छा ये जो डिसऑर्डर होता है ना, बेसिकली ये जो ब्लड सेल्स होती है ना, हमारी ब्लड सेल्स कैसी कैसी होती हैं, ब्लड सेल्स आपकी RBC होती हैं, ठीक है, और कौन सी होती है, WBC होती हैं, और इनमें क्या होता है आपका, प्लेटलेट्स होती हैं। अब बच्चा ये जो प्लेटलेट्स होती है ना आपकी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु। क्या बोलते हैं बच्चा, बिंबाणु बोलते हैं इनको हिंदी में, ठीक। अब बच्चों प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड का थक्का जमाना, यही हेल्प करती है हमें, कौन, ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये जो बिंबाणु होते हैं, ये किसमें हेल्प करती हैं, ब्लड का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में ये हेल्प करते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल के आया कि जो ब्लड सेल्स होती है ना, उनमें जो बिंबाणु होते हैं, उन बिंबाणुओं के एक्स क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और वो डिसऑर्डर किस तरीके से होता है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे
इसमें 2 टाइप्स के कारक होते हैं। आप पहले थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो ब्लड क्लोटिंग होती है, यानी ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, खून का थक्का, खून का थक्का जमाने के जो कारक हैं, फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं कारक। इसको ध्यान से देखना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। और ये खून का थक्का जमाने वाले कारकों की हम बात करेंगे, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। ब्लड में क्या है, प्लेटलेट्स है, ब्लड का पार्ट है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, खून का थक्का जमवाती है, उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। अब जो वो खून का थक्का जमाने के जो कारक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बच्चे, एक तो आपका कौन सा होता है, ये वाला फैक्टर 8, इसको फैक्टर 8 ही बोलते हैं, ठीक है। अब फैक्टर को हिंदी में बताया मैंने, क्या बोलते हैं बच्चे इसे बोलते हैं कारक, यानी हम इसे क्या कहेंगे, कारक 8, ठीक है बच्चे, कारक 8, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर 9 है ये, देखो रोमन में ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कारक 9, ठीक है बच्चे, या कारक 9, ठीक। ये इसका नाम है, ये नंबरिंग नहीं है बच्चे, ये ऐसे नाम है। ये 2 कारक होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए जिम्मेदार है, जो ब्लड का थक्का जमवाते होंगे, ठीक। अब उनमें से जो फैक्टर 8 है, ये वाला जो है बच्चे, इसे ध्यान से देखना आप, जो फैक्टर 8 है ना, ये कारक 8, ये क्या करता है, ये अगर ब्लड में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, आपको हीमोफीलिया हो जाएगा। और ये हीमोफीलिया, ये वाला कौन सा हो जाएगा बच्चे, ये जो हीमोफीलिया होगा, ये होगा आपको हीमोफीलिया ए टाइप का होगा। मैम इसमें भी टाइप्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं बच्चे, ये जो होगा हीमोफीलिया ए होगा, ठीक है। कब होगा, जब कारक 8 नहीं होगा, किसमें, आपकी प्लेटलेट्स में। आगे आइए मैम, अगर दूसरा कारक कौन सा बताया मैम ने आपको, फैक्टर 9, ठीक है बच्चे, या कारक 9, ठीक। अगर ब्लड में ये वाला कारक नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये नहीं है आपके ब्लड में, तो तब क्या हो जाएगा, तब आपको क्या होगा बच्चे, हीमोफीलिया कौन सा होगा, बी होगा, हीमोफीलिया बी हो जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज समझ में आई, कुछ रिजल्ट निकले क्या आपके, बिल्कुल निकले मैम। कैसे, क्या पता चला कि हीमोफीलिया भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक तो हीमोफीलिया ए होता है और हीमोफीलिया बी होता है। अब आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बताओ हीमोफीलिया ए किसके कारण होता है, ऑप्शन में देगा आपको क्या, वो दे देगा ऑप्शन में कारक 8 और कारक 9। तो अभी मैम ने आपको क्या बताया, जब कारक 8 प्रेजेंट नहीं होगा ब्लड में, प्लेटलेट्स में, तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया ए हो जाएगा। और जब ब्लड में कारक 9 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया बी हो जाएगा, ठीक बच्चे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में भी, और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे रेलवे हुआ आपका, टीचिंग एग्जाम्स हुए, उनमें बहुत बार, एसएससी में तो इतनी बार रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक और डिजीज पढ़ने जा रहे हैं, जेनेटिक डिजीज, ठीक है। कौन सा वाला है, सिकल सेल एनीमिया। बच्चे सिकल सेल एनीमिया, अब आप सोचोगे मैम सिकल तो एक क्या होता है, एक वेपन टाइप, मतलब एक इक्विपमेंट है जो काटने के काम आता है, ठीक है। कई बार आपने साउथ इंडियन मूवीज देखी होंगी, वो लेके भाग रहे होते हैं, नारियल को छीलते हैं, है ना। देखो अभी बताऊंगी मैं आगे, है होती किस शेप की है वो। बच्चों देखो, जब कभी भी ये वाला टर्म आएगा ना एनीमिया, तो एनीमिया बेसिकली किस में होता है, ये फीमेल्स में होता है बच्चे। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना, ठीक है। तो ये जो सिकल बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें खून की कमी हो जाती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये समझो मैम, ये कैसी बीमारी है, ऑटोसोम रोग है। ऑटोसोम रोग क्या होता है मैम, ऑटोसोम क्या थे पहले ये बताऊं मैं आपको, बिल्कुल बच्चे, ये क्या थे, 44 थे, 44 गर्ल्स में थे और 44 मेल्स में थे, पुरुष में होते हैं, ये कॉमन होते हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स। अब देखो बच्चा, ये जो ब्लड होता है ना हमारा, ब्लड में क्या क्या होता है, पहले ये देखो आप थोड़ा सा, ब्लड को हिंदी में कहते हैं क्या, रक्त बोलते हैं, या कई बार रुधिर भी बोला जाता है, ठीक है। और खून तो सबको पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं, और खून, तीनों नाम किसके हैं, ब्लड के हैं, ठीक है। आगे चलो, ब्लड में क्या होता है बच्चे,
ब्लड में क्या होती हैं, आरबीसीज होती हैं। क्या होती है बच्चा, आरबीसीज होती हैं, बहुत सारी होती है सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब आरबीसी में क्या होता है बच्चे, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है बच्चे, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। मैम ये क्या चीज है, ये एक तरह का पिगमेंट है, यानी इसकी वजह से हमारा क्या होता है, खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलके बनता है, किस किस से बनता है, एक तो होता है हेम और प्लस क्या होता है, ग्लोबिन। मैम इनको थोड़ा सा बताएंगे कि आप ये है क्या चीज। बिल्कुल बच्चे, हेम जहाँ पे टर्म आता है इसका मतलब होता है आयरन, मतलब लोहा। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, लोहा हिंदी में कहते हैं। तो आगे से कभी भी अगर आपको ये वाला शब्द लिखा हुआ मिले हेम, आप समझ जाना ये किसको डिनोट कर रहा होगा, आयरन को कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है मैम, आगे बताइए। अब आप आगे एक चीज और अब मैंने लिखी है, ग्लोबिन। अब ये ग्लोबिन क्या होता है बच्चे, ये एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चे, प्रोटीन होता है एक तरह का। ठीक है, अब देखो बच्चे, प्रोटीन को भी अगर मैं और तोड़ूं, अब आप ये देखना, पढ़ा क्या रही थी मैं, सिकल सेल एनीमिया। इसी से कितने सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, उसको आप देखना। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी यहीं पे आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन होता है ना बच्चे, कोई भी प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है बच्चों, अमीनो एसिड्स। और एमिनो एसिड भी जब हम बात करते हैं एक प्रोटीन की, तो एक प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड्स होते हैं बच्चे, 20 एमिनो एसिड्स। अच्छा, मैं एमिनो एसिड्स को इन शॉर्ट ए करके लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या था, जो आपके 20 एमिनो एसिड्स होते हैं ना, ब्लड में होते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको ब्लड की स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत यहाँ पे बता दी है, कैसे होती है हीमोग्लोबिन। अब क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि ये बीमारी कैसे होती है, सिकल सेल एनीमिया। अब बच्चे, आरबीसीज की जो शेप होती है वो कैसी होती है, अभी बताई मैंने आपको, अंडाकार होती है। अंडाकार बोले तो कैसी होती है, देखो इधर देखो ध्यान से, इस शेप को बोलते हैं, देखो थोड़ी चपटी जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडाकार। कुछ इस तरीके से होती है क्या, अंडाकार आरबीसीज की शेप। ठीक है बच्चे, लेकिन जब हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, अच्छा अभी बीमारी नहीं हुई है, अभी क्या होगा, इसमें जो आरबीसीज की जो शेप है ना, ये क्या हो जाती है, ये ऐसे अंडाकार शेप में ना होके किस में परिवर्तित हो जाएगी बच्चों, ये कुछ इस शेप में आ जाती हैं। और इस शेप को क्या बोलते हैं ये बताओ मैम, इसी को तो बोलते हैं क्या, हसियाकार। क्या बोलते हैं बच्चा, इसे बोलते हैं हसियाकार शेप, या बोलते हैं कौन सी, सिकल शेप। कौन सी बोलते हैं बच्चे इसे, सिकल शेप। ठीक है बच्चा, शेप भी लिख देते हैं, चलो ठीक है, सिकल शेप होती है ये। ठीक है, और बच्चे फिर ये अंडाकार ना रहकर क्या बन जाएगी, हसियाकार शेप बन गई। जब ये हसियाकार शेप बन जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, इसी से पता चलता है क्या कि हमें कौन सा रोग हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। अब बच्चे, जब ये हसियाकार शेप बन जाती है तो ब्लड, ये जो आरबीसीज हो जाती है ना, ये आरबीसी सिकुड़ जाती है। देखो यहाँ पे कैसी बड़ी बड़ी थी और यहाँ सिकुड़ गई, यानी ये क्या हो जाती है बच्चे, श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़न आ जाती है इनमें। ठीक है बच्चों, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम है मैम, देखो बच्चों, इसे क्वालिटेटिव बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था अभी, इसमें बच्चे ब्लड की जो क्वालिटी थी, मतलब जो क्या था इसका, क्वालिटी बदल गई थी। ठीक है, क्वालिटी क्या हुई थी बच्चे, बदल गई, लेकिन याद रखना इसकी क्वांटिटी नहीं बदली। मतलब क्या हुआ था, अंडाकार से कैसी हो गई थी, हसियाकार हो गई थी। ठीक है, अच्छा ये जो होता है हसियाकार ऐसे होता है, देखो भाई हसिया, ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप, हसियाकार। ठीक है बच्चा, तो इसको इस बीमारी के नाम से भी जानते हैं, क्वालिटेटिव। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक नेक्स्ट डिजीज कौन सा है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में होता क्या है बच्चे, ये देखो थैलेसीमिया को हिंदी में भी थैलेसीमिया बोलते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है बच्चे, ये भी एक रोग है, जेनेटिक रोग। इसमें क्या होता है, खून की कमी होने लगती है, या खून में भी अगर हम बात करें तो किसकी कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो देखो बच्चे, जब कभी हम खून की कमी वाली डिजीज पढ़ते हैं ना, उनमें मेनली हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब मैम, जब ये हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसीज में होता है, सबको पता है आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब आरबीसीज के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और इस बीमारी का। देखो बच्चे,
सामान्य तौर पे नॉर्मली इन जनरल क्या होता है, आरबीसीज का जो जीवन काल होता है ना वो 120 दिन होता है। कितना होता है बच्चे, ये सामान्य है क्या भाई, जब नॉर्मली है, ठीक है, जब आप बिल्कुल ठीक ठाक है, आपके अंदर कोई रोग नहीं आया, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप एकदम फिट हैं, तो सामान्य तौर पे क्या होगा, आपके अंदर जो आपकी आरबीसीज है आपके ब्लड में, उनका जीवन काल कितना होगा, 120 दिन होगा, सबको पता है हमें, ठीक। लेकिन जब ये वाली बीमारी आती है, या यूं कह लो जब आपकी आरबीसीज का जो जीवन काल है वो 50 से 60 दिन होने लगता है, तो तब क्या हो जाता है बच्चे, इससे क्या पता चलता है कि हमें कौन सी बीमारी हो गई है, हमें थैलेसीमिया नाम की बीमारी हो गई है, यानी आरबीसीज घट रही हैं, आरबीसीज या हीमोग्लोबिन, ठीक है बच्चे, हीमोग्लोबिन इनका घटना क्या हो जाएगा, हमें खून की कमी हो जाएगी, और कौन सी बीमारी हो जाएगी बच्चे, थैलेसीमिया, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कैसे होता है, ये देखो बच्चे, मेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एलोसोम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं, किसमें, जब नॉर्मल स्टेट होती है, यानी जब आप एकदम स्वस्थ हैं और एकदम अच्छे हैं, हेल्दी वेल्दी हैं, तो क्या होगा, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो ये होंगे आपके क्या, एलोसोम्स, किसमें, आदमियों में या पुरुषों में, ठीक है। लेकिन बच्चे जब ये वाले एलोसोम्स के साथ एक क्या आता है बच्चे, इसके साथ आके ऐड हो जाता है एक एक्स, और ये एक्स किसका होता है, ये लड़की वाला होता है, किसका होता है बच्चे, लड़की वाला, ठीक। जब ये इसके साथ ऐड हो गया, अभी इसको यहीं पे रखना, आप पहले एक चीज और समझो यहाँ पे बच्चों, ये जो था ना 44 प्लस ये जो एक्स वाई एलोसोम्स होते हैं, देखो 44 तो कॉमन होते हैं लड़की में भी लड़कों में भी, ठीक है, और ये जो एक्स वाई होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं लड़के के हैं लड़की के हैं। बच्चे लड़के के बात कर रहे हैं हम इन जनरल या नॉर्मली जो होते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये कब होता है, जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा, ठीक है, कब होता है, माँ के गर्भ में क्या था उसके साथ, माँ के गर्भ में ये चीज थी, मतलब ये वाले क्या थे उसके क्रोमोसोम से, लेकिन इसमें क्या हुई, इसमें कोई दिक्कत आ गई, मतलब कोई डिस्टरबेंस आ गया। अब वो डिस्टरबेंस क्या है बच्चा, वो डिस्टरबेंस ध्यान से देखो, अब कहोगे मैम इतना लंबा एरो लेके जा रही है, देखो बच्चे ये डिस्टरबेंस है, मतलब नॉर्मली ये होना चाहिए था माँ के गर्भ में, ऐसे ही होता है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसके साथ एक्स वाला आके जुड़ गया, एक क्या एलोसोम, ठीक है बच्चे। जब ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो यहां से क्या हुआ, यहां से जो होने वाला बच्चा था वो क्या बन गया, वो ट्रांसजेंडर पैदा होगा, क्या होगा बच्चे, ट्रांसजेंडर, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, जब ये चीज होती है ना, तो इस वाली जो ये जो प्रोसेस हुआ कि माँ के जो गर्भ में ये वाले जो एलोसोम क्रोमोसोम से इनमें दिक्कत आई, और दिक्कत आके क्या हुआ, ये एक्स वाला लड़की वाला एक्स इसके साथ जुड़ गया, तो इससे क्या पता चला, ये एक तरह की बीमारी है, जिससे कौन सा जेंडर आया, जो पैदा जो नया बच्चा जो आया वो ट्रांसजेंडर आया, और ये वाली जो दिक्कत क्रिएट हुई इसको क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है बच्चे। यही चीज हम इस बीमारी में आपको बतानी थी बच्चे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, देखो भाई इसको हिंदी में भी डाउन सिंड्रोम ही कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो ये कैसे होता है, रोग, ये बीमारी कैसे उत्पन्न होती है शरीर में, उसको देखो बच्चों, मेल में और फीमेल में भी, दोनों में क्या होता है, देखो बच्चे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में जो ऑटोसोम्स की संख्या होती है ना वो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर, या कह लो क्या ये होते हैं 44, यानी ये कॉमन होते हैं, ठीक है बच्चा। अब आगे आइए मैम, ठीक है, ये तो होते हैं क्या, कॉमन होते हैं, लेकिन जब इसका 21वां पेयर जो होता है, क्या होता है बच्चे, 21वां पेयर, जैसे ये 21 है और एक और कौन सा होगा, 21 पेयर तो ये हुए, ठीक है, प्लस एक पेयर यहाँ पे होगा, तभी तो ये 22 बनेंगे। तो ये वाला जो इसका 21वां पेयर जो होगा ना, उसमें क्या हो जाती है, उसे देखो उसमें दिक्कत आती है। अब 21वें पेयर में क्या होते हैं बच्चे, क्रोमोसोम किस तरह से होते हैं, ए और बी इस तरीके से ये वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि दो होते हैं ना, देखो एक पेयर में कितने होते हैं, इसको थोड़ा समझो आप, दो होते हैं, ठीक, या तो पेयर कह दो तो एक कहेंगे, लेकिन जब हम इसे ओपन करेंगे तो दो निकलते हैं, यानी दो को मिला के एक जोड़ा बनता है, आगे समझ में। तो 21वें पेयर में इस तरीके से क्रोमोसोम होने थे,
बिल्कुल होने थे मैम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चे, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, लेट सपोज वो सी है, हम ऐसा एग्जांपल मान के चल रहे हैं, और ये ए बी सी करके नहीं होते हैं, ये मैं बता रही हूँ आपको, ए बी तो होने थे, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, एक अलग से एक क्रोमोसोम आके चिपक जाता है, जुड़ जाता है, तो क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं क्या, ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलो दिख रहा होगा, समझ जाओ, ये क्रोमोसोमी लिखा हुआ है। ठीक है, ट्राइसोमी जब इस तरीके से ट्राइसोमी हो जाती है, किसकी, 21वें पेयर के क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। कैसी होती है वो मैंने आपको अभी बता दिया। तो तब क्या होता है बच्चा, तब आपको ये वाली बीमारी हो जाती है, कौन सी, डाउन सिंड्रोम। अब बच्चे कैसे पता चलता है, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये तो चीज होती है किसमें, आपके क्रोमोसोम्स में, लेकिन पता कैसे चलता है, यहाँ ये बच्चे कैसे होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। ठीक है, अब एक और टर्म इन्हें दिया जाता है, क्या, ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं, मैंगोलिज्म। क्या बोलते हैं बच्चा, मैंगोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इनको ये टर्म भी दी जाती है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, और हाँ भाई ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, मैंगोलिज्म भी बोलते हैं ऐसे इंसानों को या ऐसे बच्चों को। ठीक है, कैसे, जिनमें क्या हो, ये ट्राइसोमी हो जाते हैं जिनके क्रोमोसोम्स में। अब नेक्स्ट क्या है बच्चा, यहाँ पे नॉर्मली क्या होते हैं, किसी भी इंसान में 23 जोड़े होते हैं, या फिर कितने होते हैं, आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब ये 46 तो होने थे कैसे, नॉर्मल इंसान के अंदर। ठीक है, जब आप स्वस्थ हैं, लेकिन अगर क्या हो, इसमें जब एक आके जुड़ गया, कौन सा वाला, जैसे मैंने यहाँ जोड़ के दिखाया था, इस तरीके से ट्राइसोमी हो गई जब, तो होने तो थे 46, लेकिन 46 की जगह कितने हो गए, एक और जुड़ गया आके। जब ये एक और जुड़ गया तो कितने बन गए, 47 क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो, देखो बच्चे, इसको, इनमें मंदबुद्धि वाली, ये बच्चे मंदबुद्धि होते हैं जिनमें कौन सा सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, याद रखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो आपसे क्या करेगा, ये पूछेगा मैंगोलिज्म किनको बोलते हैं, तो डाउन सिंड्रोम वाले रोग वाले जो बच्चे होते हैं उनको मैंगोलिज्म भी बोलते हैं। प्लस ये क्या कहेगा, ट्राइसोमी किसमें होती है, इस वाले रोग में ट्राइसोमी होती है। कैसे होती है, कौन से वाले क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है, 21वां जो होता है, ना मैंने यहाँ 20वां बोला, ना ही मैंने यहाँ 22वां बोला। तो जो मैम ने आपको बताया है ना, उसी को याद रखना है, 21वें पेयर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। और क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन उसमें जब ट्राइसोमी हो गई, एक और आगे जुड़ गया, तो कितने बन गए, 47 क्रोमोसोम्स। यही आपका क्या था, ये था आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है कौन सा वाला बच्चे, ये है टर्नर सिंड्रोम। बच्चों इसको हिंदी में भी टर्नर सिंड्रोम ही लिखा जाता है। ठीक है, देखो बच्चे, ये बेसिकली होता किसमें है, केवल फीमेल्स में ये बीमारी देखने को मिलती है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो बच्चे, देखो क्या होता क्या है, फीमेल्स में किस तरीके से होते हैं क्रोमोसोम सामान्य परिस्थितियों में। देखो बच्चे क्या होंगे, एक तो आपके 44 तो ये कॉमन होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, प्लस इसमें क्या होंगे, इनके पास XX होते हैं, पता है ना लड़कियों में कैसे होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं ये वाले। ठीक है, जो किसको, लिंग को निर्धारित करते हैं। ठीक बच्चे, लेकिन क्या होता है, जब कभी भी किसी महिला के अंदर या किसी लड़की के अंदर क्या हो, ये वाला जो X वाला क्रोमोसोम था, एक X क्रोमोसोम खत्म हो जाए, यानी खाली हो जाए, तो क्या होगा, कैसी बन जाएगी सिचुएशन, कुछ ऐसी होगी। तो एक X तो एज इट इज है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 44 कॉमन है, और ये X भी ऐसा का ऐसा ही है, एक क्रोमोसोम इनका। लेकिन अगर इसमें से एक X को हटा दिए, 0 हो गया, तो ये क्या होगा बच्चे, ऐसी इसमें क्या हुआ, देखो ये लड़कियों के अंदर था, तो इसमें क्या होता है बच्चे, ये वाला जो एक X क्रोमोसोम था, अभी कितने बचे, ये तो 45 बचे। ठीक है, और जो 46वां था, ये 0 हो गया, यानी खाली रह गया। तो लड़कियों के गुणसूत्र कैसे जाने जाते हैं, XX के नाम से, लेकिन एक X खत्म हो गया, तो क्या होगा बच्चे, इससे ये अंडाशय नहीं बनता इनके अंदर, यानी ओवरी नहीं बनती है। और जब ओवरी नहीं बनती, यानी जहां पे क्या होता था, जो अंडे थे, अंडाशय के अंदर क्या होता है बच्चे, ओवा बनते हैं, ओवम या ओवा। ठीक है, ये बनते हैं, इनको क्या कहते हैं, अंडे। ये किसके अंदर बनते हैं, औरतों के अंदर, महिलाओं के अंदर। तो क्या होगा, जब अंडाशय नहीं होगा तो अंडे नहीं बनेंगे,
मतलब ओवरीज नहीं है तो ओवम नहीं बनेंगे, जब यही नहीं बनेंगे तो इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऐसी वाली औरतों को क्या कहते हैं, उनमें क्या आ जाता है, उनमें एक बीमारी आ जाती है। कौन सी वाली? देखो बच्चे, उसको बोलते हैं स्टेराइल। स्टेराइल को क्या कहते हैं मैम, जल्दी बताइए हमें। स्टेराइल को कहते हैं बच्चों बांझपन। ठीक है, अब बांझ क्या होता है? कई बार गली मोहल्लों में आपने सुना होगा सास बहुओं की झगड़े होते हुए। क्या? अरे इसको तो बच्चे भी नहीं पैदा हुए, मतलब ये तो बांझ है, ये तो माँ भी नहीं बन पाई है। सुना है ना कई बार। लेकिन बच्चा ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनके अंदर तो अंडाशय ही नहीं है, कहां से वो मां बन सकती है। ठीक है बच्चा, तो ये बीमारी कौन सी थी? टर्नर सिंड्रोम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार आपके एग्जाम्स में। बच्चों अब हम क्या बात करेंगे? पटाव सिंड्रोम, या इसको हिंदी में कई बार क्या बोलते हैं? देखो बच्चे, जब एग्जाम में आप पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, तो एग्जामिनर हिंदी मीडियम वाले देखना थोड़ा सा, वो पटाव भी लिख सकता है। ठीक है, इंग्लिश में तो पटाव सिंड्रोम है इसका नाम, लेकिन वो पटाव भी लिख सकता है इसे हिंदी में, और पताव भी लिख सकता है इस तरीके से। ठीक है बच्चे, अब ये होता क्या है मैम? बच्चे सबसे पहले ध्यान रखना है, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। अब मैम होता कैसे है ये तो बताइए आप। देखो बच्चे, हमारे जो ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर, क्या होते हैं बच्चे? 22 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 22 पेयर्स होते हैं, या कह दो 44 होते हैं, और ये दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं बच्चे। ठीक है, कॉमन मतलब दोनों में ही पाए जाएंगे, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। ठीक, अब लेकिन बच्चे जब ये जो 22 पेयर है ना, इन 22 पेयर में से जो 13वां कैसे, यानी 13वां कैसे? ऐसे चले 1 2 3 4 5 6 7 और 13वें पे आ गए। जब 13वें पेयर पे आएंगे ना, 13वां क्रोमोसोम जो होगा, तो 13वें क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा? इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, क्योंकि एक पेयर, अच्छा एक पेयर में कितने होते हैं बताया ना मैंने आपको? 2 क्रोमोसोम होते हैं। अब लेकिन इस 2 की जगह क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसमें होता है? 13वें में। तो ऐसे जब एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ट्राइसोमी बोलते हैं। अब जब 13वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, ये एक तरीके से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये डिसऑर्डर आ जाता है। जब इस तरीके से एक एक्स्ट्रा आके जुड़ जाएगा क्या? क्रोमोसोम, तो एक बीमारी हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको बोलते हैं पटाव सिंड्रोम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसी बीमारी को? पटाव सिंड्रोम बोलते हैं उसी को। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैम होता क्या है ये तो बताइए आप हमें। बच्चे, ये माँ के जो गर्भ में बच्चा होगा ना, ठीक है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? जब वो बच्चा आएगा, आने वाला जो बेबी होगा, मतलब जब उसका बर्थ हो जाएगा, क्या होगा? उसके जो होठ होंगे बच्चे, वो कटे हुए आ जाएंगे। ऐसे बच्चों में डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन क्यों नहीं होता बच्चे? उनमें एंजाइम्स नहीं बनते। क्या नहीं बनते? एंजाइम्स। एंजाइम्स तो पता है ना, एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन जब इनमें एंजाइम्स ही नहीं बनेंगे, तो इनका जो भोजन है, इनका जो पाचन है, उसको भोजन का पाचन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? भोजन के पाचन के लिए होते हैं। ठीक है बच्चे, इनको इसी वजह से ना, कोई भी जो सॉलिड फॉर्म में खाना होता है, जैसे रोटी सब्जी कुछ इस तरह से, ऐसी वाली चीजें नहीं देते हैं। ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म की चीजें हैं, ठीक, ठोस वाला खाना नहीं देते, इनको लिक्विड वाला खाना देते हैं। अब लिक्विड खाना क्या होता है? जूस हुआ, ठीक है, जैसे जूस है। ठीक है, तो इस तरह के खाने को इनके लिए क्या करा जाता है? प्रीफर करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यही बीमारी क्या होती है बच्चों? ये होती है आपकी पटाव सिंड्रोम, और इसके कुछ लक्षण थे जो मैंने बताए। ठीक, इनमें एंजाइम्स नहीं बनते, एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो भोजन का पाचन नहीं होता। बच्चे अब हम नेक्स्ट डिजीज क्या पढ़ेंगे? एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तो एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है, हिंदी में भी एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं इसे, और इंग्लिश में एडवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे इसमें क्या होता है ये देखो। पहले बच्चों, आपको अभी बताया मैंने, मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स मतलब कितने होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं बच्चे आपके कितने? जो कॉमन होते हैं, कितने होते हैं बच्चे? ये होते हैं आपके 22 पेयर। कितने होते हैं बच्चा? ये 22 पेयर होते हैं। बिल्कुल होते हैं मैम। ठीक है, दोनों में ही होते हैं, कॉमन होते हैं। लेकिन जब इन 22 पेयर में से क्या होता है? अब देखो, 18वां पेयर जो होता है, क्रोमोसोम नहीं बोल रही मैं, 18वां पेयर। पेयर बोले तो इसी को मैं बार बार हाईलाइट करती हूँ आपके लिए। एक पेयर में कितने होते हैं? एक जोड़ी में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट बता रही हूँ,
2 chromosomes are there in one pair। ठीक है, अब देखो जब 18 है तो कितने होने चाहिए थे? जो 18वां है 2 होने चाहिए थे यहाँ पे। बिल्कुल मैम, यहाँ पे कितने होने चाहिए थे? सपोज हमारे जो क्रोमोसोम्स है ऐसे हैं, 2 होने चाहिए थे 18वें में, लेकिन यहाँ पे 2 ना होकर क्या हो जाएगा बच्चे? इसमें एक और आके ऐड हो जाता है, कौन सा वाला? एक और तीसरा। तो ये जो था 18वें में 2 पेयर की जगह 3 आ जाते हैं, मतलब 2 क्रोमोसोम की जगह तीसरा एक और आके लग जाता है। और इस वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी ऑफ कौन सा पेयर? 18th पेयर। ठीक है, 18th पेयर। ठीक है, इसमें हो जाती है क्या? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी को हिंदी में बोलते हैं त्रिगुणता। ठीक है, त्रिगुणता। ठीक है बच्चे, इसको हिंदी में ये बोलते हैं। अब मैम इसमें होता क्या है? ये बन जाता है। ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा आके ऐड हो जाता है, चिपक जाता है किसके साथ? 18वें पेयर के साथ। होने चाहिए थे 2 क्रोमोसोम्स, लेकिन 18वें में कितने हो गए? 3 हो गए हैं। ठीक है, और जब ये वाली सिचुएशन बन जाए तो कौन सा रोग हो जाता है बच्चे? हमें हो जाता है एडवर्ड्स सिंड्रोम। अच्छा, ये सब आनुवंशिक है। ये सारे के सारे जो बीमारियां मैंने करवा रही हूँ ये आनुवंशिक है। तो ये कैसी होती है? बाय बर्थ भी होती हैं। ठीक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। अब पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलती हैं? ज्यादातर माँ के गर्भ से मिल जाती हैं बच्चे को, तभी लग जाती है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। अब बच्चा जो होगा, आने वाला जो बेबी होगा, उसको क्या क्या हो जाएगा? उसका वेट बहुत कम होगा, उसका पेट फूला हुआ आएगा, उसकी जो टांगे होंगी वो कैसी होंगी? मुड़ी हुई होंगी। ठीक है बच्चे, और जो उनकी फिंगर्स होती हैं हाथ की, और मतलब जो हमारे पैर है, हाथ है, उनकी फिंगर्स कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई, या कह दो ओवरलैपिंग होगा। तो ये कुछ लक्षण है। तो ये सब क्या होते हैं? ये किसमें होता है? एडवर्ड सिंड्रोम में होता है। ठीक, अब यहाँ ये सारे के सारे जो डिजीज थे ये आपके आनुवांशिक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इन्हें तैयार कर लेना। अब हम किन की बात करेंगे? जो असंक्रामक रोग होते हैं, जो मतलब एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। ठीक है।